नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। देखो बच्चों, ये टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर के अंदर इसका हमें यूज़ देखने को मिलता है। जैसे कि किसी भी स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटीज़ को कंपेयर करना हो या फिर उनके एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, इनको कंपेयर करना हो, ऐसे ही बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे या फिर जानोगे अभी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के अंदर हमें 4 इफेक्ट्स को पढ़ना होता है। जैसे कि रेजोनेंस हो गया जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इन 4 इफेक्ट्स को हमें पढ़ना होता है। ठीक है, इनके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि कोई इफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी होती है। वो होती है एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो जैसे कि रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया और एरोमेटिसिटी हो गया, इनको हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज के इस लेक्चर में क्या होने वाला है, आज हम रेजोनेंस के बारे में समझेंगे। रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों होता है भाई, ये रेजोनेंस क्यों होता है, कहाँ कहाँ होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को लिखने के क्या तरीके होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो इन सब को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, जैसे कि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इनमें से ये जो 3 है ना, पहले रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और एरोमेटिसिटी, इन चारों को हम यूज़ करते हैं फॉर कंपेयरिंग स्टेबिलिटीज ऑफ कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फॉर कंपेयरिंग स्टेबिलिटीज। जैसे कि फॉर कंपेयरिंग स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल्स और प्रोडक्ट्स, जैसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इनके लिए हम यूज़ करते हैं। कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोनायन हो गया, फ्री रेडिकल्स हो गया, इनके बारे में आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब भी हम स्टेबिलिटीज़ को कंपेयर करेंगे इन चारों को लेकर के, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और एरोमेटिसिटी को लेकर के, जब हम यूज़ करेंगे स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, तो हमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। वो ये है उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कौन सा क्या क्या होता है, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ उनका कैसा होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एरोमेटिसिटी जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद आता है रेजोनेंस, उसके बाद आता है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, रेजोनेंस को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमें पता हो तो बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है रेजोनेंस को समझने के लिए। ठीक है, जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्टेट रूल, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से होता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से होता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि यार जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, वो लूज होते हैं। मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइग्रेट कर सकते। ओके, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज होते हैं, और इसी के बेस पे ना हम रेजोनेंस को समझ सकते हैं। आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि जो शिफ्टिंग, जो माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब कभी आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखे, या फिर नेगेटिव चार्ज दिखे, या फिर लोन पेयर्स दिखे, तो ध्यान रखना कि ये तीनों के तीनों सेम होते हैं। मतलब हम इनको तीनों के तीनों को सेम ट्रीट करते हैं, इनसे हम सिमिलर तरीके से डील करते हैं। ओके, तो ये तीनों के तीनों सेम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल्स। ओके, तो इन सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेना चाहता हूँ। मान के चलो एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है मान के चलो कि 6 है। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एटम है, और अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन्स को, पहले भी एक बात हमें समझना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर अगर 6 है ना, तो क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है इस एटम के पास, प्लस 6 प्रोटॉन होता है। ठीक है। जिस वजह से नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज इक्वल टू 0, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो नेट चार्ज क्या हुआ, 0। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन में इससे निकाल दूं तो क्या होगा, यहां पर 6 थे, अब 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 6 है ना, तो नेट चार्ज क्या आएगा यहां पर, 5 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो +1 आएगा ना। और इससे हम क्या समझ सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यानी इलेक्ट्रॉन अगर कम है प्रोटॉन से, तो प्लस चार्ज आएगा। ठीक है। तो सिमिलरली अगर इस एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं तो क्या होगा, 6 थे, क्या होगा, 7 होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी भी कितने हैं, प्रोटॉन्स तो अभी भी 6 है ना, तो नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज होगा -1। ठीक है। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि यार जब भी प्लस चार्ज होगा एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वहां पर, ये हमें समझ में आता है। जब भी ये नेगेटिव चार्ज आता है, तब ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे रिच है, यानी कि प्रोटॉन की डेफिशिएंसी है और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये समझ में आता है। ठीक है। तो प्लस और माइनस, ये चार्ज कैसे डिसाइड होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस सिस्टम के अंदर और कितने प्रोटॉन्स है। अगर प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे। ओके। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो रिचनेस कहेंगे इसको। ठीक है। तो बात करते हैं, एक सेकेंड। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को लेता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, और अगर आप इस बॉन्ड को देखोगे, पहली बात तो एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ओके, सिग्मा बॉन्ड है, और ये कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए तभी तो ये बना। और इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन किसका है, एक्चुअली कार्बन का था ना, पहले तो कार्बन का था, और एक इलेक्ट्रॉन जेड का था। इन दोनों ने शेयर करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। ठीक है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहूं तो उसके कितने सिनारियोस हो सकते हैं, 3 सिनारियोस होंगे, राइट। पहला सिनारियो क्या होगा कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जेड को मिलेंगे, पहला ये सिनारियो होगा। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाए। ठीक है। तो तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जेड को मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन
कार्बन को मिल जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो अभी हम डिटेल में अभी समझेंगे, एक सेकेंड। तो पहला सिनारियो क्या होगा कि Z को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ओके, Z गेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं स्ट्रक्चर को लिख देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। तो Z को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था ना, अपना था ना, वो भी Z ने ले लिया। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हुआ है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। और Z के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कार्बन गेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब क्या हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी कि देखो एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन का ही था ना, और एक इलेक्ट्रॉन तो Z का था, और ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गया। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो नेगेटिव चार्ज होगा, और Z के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर Z क्या हो सकता है, अभी मैं बात करूँ तो यार देखो, Z को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है ना जब Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो, ठीक है। तभी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा ना अपने पास, राइट। तो Z क्या हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ऐसे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए Z से। तो यहाँ पर Z क्या हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, या ट्राइटेरियम हो गया, ये सब हो सकते हैं। अब तीसरा सिनारियो अगर मैं देखूं, मैंने क्या बताया था आपको कि बोथ विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्लस ये Z को एक इलेक्ट्रॉन। अब इसी को हम, क्योंकि ये देखो ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, तो इसी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही, कार्बन के ऊपर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन आयन, कार्बन आयन, ठीक है। और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो तो उसे कार्बोकैटायन कहेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम रेजोनेंस को समझेंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है, ठीक है। अब ये दोनों तो आपको समझ में आ गए ना कि सिनेरियो क्या है, कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, राइट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z की ज़्यादा है तो ये होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z की कार्बन से कम है तो ये सिनेरियो होगा। लेकिन ये कब होगा, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है ज़्यादा, लेकिन ये रिएक्शन कंडीशंस या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। देखो आगे चल के आप हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में या फिर हैलो अल्केन्स चैप्टर में आप ये देखोगे कि ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये तब हो सकता है जब रिएक्शन के अंदर हमारे पास या तो हीट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर पेरोक्साइड हो, कोई भी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, या फिर कोई रेडिकल इनिशिएटर हो, जैसे कि ये जो है ना उसी तरह कोई रेडिकल इनिशिएटर हो। तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड और रेडिकल, और लाइट के प्रेजेंस में भी
ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो कैसे याद करेंगे इसको? हेल्पर, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और एक सेकंड में या हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल इनिशिएटर। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे रेजोनेंस। ठीक है, तो अब हम रेजोनेंस को समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पर एक कार्बोकैटायन है, यानी कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, वो लूज होते हैं ना, तो वो शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अगर क्या होगा, अगर ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो मैं इसे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। तो कुछ ऐसा होगा, CH3 CH, यहाँ पे तो मूव कर गया वो, CH2, यहाँ से वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो देखो इस देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें से एक इस कार्बन का था और एक इस कार्बन का था। क्योंकि दोनों यहाँ पर मूव कर गए तो इस कार्बन पे क्या होगा, डेफिशिएंसी आ गई, राइट। एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, लेकिन इस वाले कार्बन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका यहीं पे था और अभी भी देखा जाए तो इसी के पास है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस हो चुका है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, चूंकि शिफ्ट होके यहाँ आ गए, प्लस चार्ज यहाँ पे था, अब यहाँ आ चुका है। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल, पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर जाए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उठ करके इसके ऊपर आ जाएंगे। बेसिकली देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से एक कार्बन का था। अब दोनों के दोनों इसी कार्बन के ऊपर आ गए, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, राइट। देखो CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ने पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए मैं बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चर, ये CH हो गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, यहाँ पर इसी कार्बन के ऊपर बच गया। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे उसको। ओके, तो इसी को जो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, उसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ, ये जो दिस शिफ्टिंग, एक से यहाँ पे, ठीक है, दिस शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नो लोन पेयर भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज विद इन द कंपाउंड, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये जो भी मैंने कहानी आपको सुनाई ना, वो एक्चुअली में एक हाइपोथेटिकल है, यानी कि इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, लेकिन क्यों? देखो बात है ना कि यार रियलिटी में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें नहीं पता है।
लेकिन साइंटिस्ट ने इन मॉलिक्यूल्स के, इन स्ट्रक्चर्स के बिहेवियर्स को देखा, इनके प्रॉपर्टीज को देखा, और देखने के बाद, एक्सपेरिमेंटली इसको देखने के बाद उनको लगा कि शायद अंदर ऐसा कुछ हो रहा होगा। ओके, तो उनको लगा ये, ठीक है, तो इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल फिनोमेना बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए, देखो ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर है, इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो कि हाइपोथेटिकल होते हैं दोनों भी, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इनको भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना होगा कि ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। ओके, सो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ये जो रेजोनेंस है, अगर ये हाइपोथेटिकल है तो हम क्यों इनको स्टडी करते हैं? मतलब ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है रेजोनेंस का कि हाइपोथेटिकल होने के बावजूद भी हमें इसे स्टडी करना पड़ रहा है? क्या बिना रेजोनेंस के हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स को, उनके प्रॉपर्टीज़ को क्या हम बिना रेजोनेंस के एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, मीथेन हो गया, इनको हम बिना रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनको बस एक ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, बल्कि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स हो गए, या फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इनको हम सिर्फ एक ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी कुछ होती है, ठीक है। देखो, रेजोनेंस की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है बेंजीन से और कार्बोनेट आयन से। जब साइंटिस्ट लोग बेंजीन को स्टडी कर रहे थे, जब कार्बोनेट आयन को स्टडी कर रहे थे, तब उनको कुछ ऐसा दिखा उनके बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में, जैसे कि बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, इनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनको लगा कि शायद मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस जैसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पर, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स उनको दिखे जिसकी वजह से उन्होंने रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस किया है, उसको हम अब डिटेल में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बेंजीन को लेते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि बेंजीन को हम इन दोनों स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि, या मान के चलते हैं कि हमें रेजोनेंस नहीं पता। ओके, तो अगर हमें रेजोनेंस नहीं पता, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो लेंथ है वो x है, और इस वाले बॉन्ड का जो लेंथ है वो y है। बॉन्ड लेंथ, बेसिकली बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ x है और यहाँ पर y है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? देखो, पहली बात तो ये समझना होगा कि यार, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है, लॉन्गर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। देखो, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने पास पास वो एटम्स होंगे, राइट। एटम्स उतने पास पास होंगे, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एटम्स पास पास होंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर दो बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर एटम्स पास पास में होंगे, तो लेंथ यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है, राइट।
तो हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर क्या होगी अगर हमें रेजोनेंस नहीं आता है तो यही होगा ना यार कि x इज ग्रेटर देन y, राइट। लेकिन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि यार एक्सपेरिमेंटली देखो ये पाया गया कि ये जो बॉन्ड लेंथ x है और जो बॉन्ड लेंथ y है दोनों सेम थे। बेसिकली ये जो लेंथ है वो x, ये y, ये दोनों सेम थे। एक्सपेरिमेंटली यही देखा गया। और सुनो, ये जो लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ है ना, ये एक्चुअली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से छोटा था, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बड़ा था। एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 154 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो होता है 134 पिकोमीटर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर देखा गया कि बेंजीन के अंदर देखो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था, बेसिकली 139 पिकोमीटर, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो हमारे बॉन्ड है, चाहे वो ये वाला हो या ये वाला हो, ये इन दोनों के बीच में लाई करता है बॉन्ड लेंथ। यानी कि ना तो ये सिंगल बॉन्ड है ना ही ये डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में है, जिसे हम कह सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर हर जगह ऐसा ही होगा। देखो यहां पर भी वही हाल है और यहां पर भी वही हाल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली यही देखा गया। तो बात करते हैं, देखो ना तो ये सिंगल बॉन्ड है ना ही ये डबल बॉन्ड है, और ये एक्चुअली ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। इसको हम डॉट डॉट बोल करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल करके हम बताएंगे आपको कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में जब कभी रेजोनेंस हो रहा होता है वहां पर हम डबल बॉन्ड नहीं दिखाते ना ही सिंगल बॉन्ड दिखाते, वहां हम डबल बॉन्ड की जगह बेसिकली डॉट 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 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो यार एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ठीक है। तो देखो आप सबको पता है अभी तक कि यार ये दोनों जो होते हैं दोनों बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, राइट। ये हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल, राइट। लेकिन रियल में क्या होगा, रियलिटी में कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा? ये दोनों तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल है। देखो देखो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है ना वो एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं जो रियल में है। और अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि डबल बॉन्ड यहां पर है और सिंगल बॉन्ड यहां पर है, राइट। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि डबल बॉन्ड यहां पर है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर भी डबल बॉन्ड है और यहां पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि लेंथ अगर देखा जाए, हमने देखा है कि यार ये दोनों मतलब ये बीच में लाई करता है, ना तो ये सिंगल बॉन्ड है ना ही ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम इसे पार्शियल डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हाल होगा। ये बोल रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है और ये बोल रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, राइट। तो क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बोलता है, ये बोलता है सिंगल बॉन्ड है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड। तो हर जगह यहाँ पे हमें पार्शियल डबल बॉन्ड को देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही होता है बेंजीन का असली स्ट्रक्चर, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कह सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके, जो कि इन दोनों का हाइब्रिड होता है और ये रियल में पाया जाता है, ठीक है। इतना हमें समझ में आना चाहिए। ओके, सो अगर मैं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं,
बॉन्ड ऑर्डर, तो वो कैसे निकलेगा? देखो, क्योंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 है, राइट, 2। और यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है। क्योंकि ये हाइब्रिड है तो इसका एवरेज ले लेंगे हम, जो कि होता है 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर ये आया। तो कुल मिला के अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो देखो, एक बात तो ये समझ में आती है कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स in benzene are of equal length। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो है 1.5, यानी कि सब के सब बॉन्ड्स क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड्स। ठीक है। तो ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं। बेसिकली एक्चुअली बॉन्ड पैरामीटर्स मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए हमने रेजोनेंस का थ्योरी बना दी। मतलब जो एक्सपेक्टेशन ये थी और एक्सपेरिमेंटल रियलिटी ये थी, तो इसी को, इस गैप को एक्सप्लेन करने के लिए हमने रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसीलिए वो हाइपोथेटिकल है। ठीक है। और अगर हम कार्बोनेट आयन को भी देखते हैं ना, तो देखो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है। तो यहां पर भी अगर मैं कहूं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो है x और ये जो है वो है y, तो एक्सपेक्टेशन हमारी क्या हो सकती है? x इज ग्रेटर देन y। लेकिन रियलिटी क्या है? x इक्वल टू y, राइट। तो यहां पर भी वही हो रहा है कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो अगर मैं कार्बोनेट का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखो, ये ऑक्सीजन है, ये माइनस है, इसको हम अंदर डाल दिया। अगर मैंने इसको, देखो ये अगर नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, इन दोनों मिलकर यहाँ पर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एक्चुअली मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो अगर ये अंदर आया तो ये बाहर, इसको बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार ऐसा बना देते हैं। ठीक है। तो ये अंदर आ गया, राइट, और ये तो सिंगल बॉन्ड ही है, और यहाँ पर ये बाहर चला गया, जो कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया। ठीक है। सिमिलरली एक और बार ऐसा ही कर सकते यहाँ पर। ठीक है। क्या होगा कि ये अंदर आएगा और ये बाहर चलेगा, राइट। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, ये अभी बाहर गया तो ये बाहर गया। ये तीनों की तीनों कार्बोनेट आयन के क्या हो गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, राइट। देखो, सबसे पहले जो जो चीजें कॉमन है उसे लिखो। जैसे कि कार्बन है, हर स्ट्रक्चर में कार्बन है, राइट, और हर स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन भी है, राइट। इनको लिखो एक बार, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे ठीक है। हर स्ट्रक्चर में कार्बन है, हर स्ट्रक्चर में कार्बन है, हर स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है, और हर स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है एटलीस्ट एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, राइट। उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है। एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। और अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। तो हम इसे क्या करेंगे? इसे पार्शियल डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। वो बेसिकली यहाँ पर भी सेम ही होगा, राइट। यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है। इतना समझ में आता है। लेकिन अब देखो, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, राइट। तो नेट चार्ज क्या आएगा? मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर बात करें तो यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे?
तो देखो इस वाले ऑक्सीजन की बात करूंगा मैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये तो नेट चार्ज 0 है यहाँ पे, राइट। 0 है तो 0 लिखूंगा, प्लस यहाँ पर क्या है, उसी ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, -1। यहाँ पर क्या है, -1, राइट, -1। तो क्या होगा, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड है तो इसका एवरेज ले लेंगे, तो कितना होगा, ये होगा -2/3, राइट। सिमिलरली हर ऑक्सीजन के ऊपर यही होगा -2/3, -2/3। ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली हम माइनस डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा माइनस ये भी हो सकता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, देखो जरा, एक सेकंड में इसे नीचे लिखता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर अगर इस ऑक्सीजन का अगर हमें निकालना चाहो, देखो सारे इक्विवेलेंट्स है, मतलब सब सेम है, तो मैं इस वाले ऑक्सीजन का निकालता हूँ। यहाँ पर कितना बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पर क्या है, 1 है, और इसमें भी 1 ही है, राइट। तो 1 + 1 कितने स्ट्रक्चर्स है, 3 है, तो 4/3, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.33, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर। तो बेसिकली हम रेजोनेंस को इसीलिए स्टडी करते हैं, क्योंकि यार हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, कि एक्सपेक्टेशन हमारी क्या थी यहाँ पर, कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन है ये। और बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए था, वो भी डिफरेंट होना चाहिए था, राइट। डिफरेंट या तो 1 या फिर 2 होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी कि सारे सब सेम है, कि बॉन्ड ऑर्डर भी 1.3 है, सब में सेम है, और बॉन्ड लेंथ ऑल इक्वल, राइट। तो बेसिकली अगर मैं रेजोनेंस को समझना चाहूँ, देखो तो देखो हमने क्या किया कि यार ऐसा होने पर हमने कार्बोनेट आयन को 3 स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि when all properties of a molecule cannot be explained by a single Lewis dot structure, then scientists observed and explained the theoretical expectations and experimental results by 2 or more representations of same molecule। इसी को रेजोनेंस कहा गया है। बेसिकली देखो ये कार्बोनेट आयन का रियल स्ट्रक्चर है,
जिसमें कि बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इसी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इन तीनों स्ट्रक्चर्स का सहारा लिया है कि देखो माइनस चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। और यही तो रियल स्ट्रक्चर है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाया है। तो यही बात है, ठीक है। ओके, सो अब हम रेजोनेंस के बारे में जो भी हमने समझा है, जाना है, उसको हम अब समराइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, और इसके बाद हम समझेंगे कि रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्जुगेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है, जो कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट होता है रेजोनेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कैसे लिखा जाता है ये हम समझेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले समराइज कर लेते हैं जो भी हमने सीखा है। तो रेजोनेंस जो होता है वो एक्चुअली फिनोमिना ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंपाउंड, ठीक है। डीलोकलाइजेशन मतलब वहीं माइग्रेशन कह लो या फिर शिफ्टिंग कह लो, शिफ्टिंग या माइग्रेशन या मूवमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कॉन्जुगेटेड होता है, जो कि हम आगे समझेंगे। ये एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट होता है रेजोनेंस के लिए, ओके। पाई इलेक्ट्रॉन की जगह हम लोन पेयर भी ले सकते हो, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और विद इन द कंपाउंड, उसी कंपाउंड के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं, ठीक है। यही है डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंपाउंड, इसे ही हम रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस हमने समझा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उनको आइसोलेट ही नहीं कर सकते। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ठीक है। और तीसरी बात, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? इट इज द ट्रू एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन विथ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यही है, क्योंकि ये रियल में यही एग्जिस्ट करता है। एंड इट सर्व्स एज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल इंडिविजुअल हाइपोथेटिकल लेविस स्ट्रक्चर्स, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसका वेटेड एवरेज होता है, इसका हाइब्रिड होता है ना ये, इसीलिए तो हमने तो बॉन्ड ऑर्डर सबका मतलब एवरेज लिया था, और जो डेल्टा नेगेटिव आया था, डेल्टा नेगेटिव, उसको भी हमने एवरेज लिया था, राइट, वो भी सब, चार्ज भी एवरेज लिया था, सब बॉन्ड ऑर्डर भी एवरेज लिया था, इसीलिए। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है, यही तो एग्जिस्ट करता है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड को समझने के लिए, ठीक है, यही होता है। तो अब हम रेजोनेंस के रिक्वायरमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। रेजोनेंस का क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो लिखो, जो पहला रिक्वायरमेंट होता है वो होता है, दिख रहा है ना आपको, राइट, वो होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट पोजीशंस, अल्टरनेट पोजीशन, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कि हमने देखो बेंजीन लिया था ना यार, बेंजीन लिया था, उसके अल्टरनेट पोजीशंस पे क्या थे, पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद पाई बॉन्ड, एक छोड़ के एक, एक छोड़ा और एक, ठीक से लिखता हूँ मैं इसको, एक सेकंड, ये पाई बॉन्ड, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, तो अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गए। सिमिलरली अगर मैं पहले जो एग्जांपल्स हमने लिए थे क्या थे वो, जैसे कि CH3, CH
डबल बॉन्ड CH, ओके, CH डबल बॉन्ड, सही है ना? यस, यहाँ पर एक्चुअली हाँ CH2 था और ये प्लस था, राइट, यही स्ट्रक्चर लिया था हमने। तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, बाद में सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद प्लस, अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, प्लस है। और दूसरा एग्जांपल कौन सा लिया था, CH3, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 माइनस, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव है, माइनस चार्ज, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लिया था ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और यहाँ पर फ्री रेडिकल था, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, फ्री रेडिकल है, यानी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर मैं कॉन्जुगेशन को थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड मान लो, तो CH है, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप लगा है, ये कोई भी हो सकता है, या ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके पास क्या होना चाहिए, या तो प्लस होना चाहिए, देखो कॉन्जुगेशन, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एक छोड़ के एक, या तो पाई बॉन्ड होना यहाँ पे, या तो प्लस होना चाहिए चार्ज, या फिर यहाँ पर भी एक पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे आगे, नहीं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर एक फ्री रेडिकल होना चाहिए, या फिर एक लोन पेयर होना चाहिए, या फिर एक क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे अभी, वैकेंट ऑर्बिटल ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला रिक्वायरमेंट जो कि है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, या फिर कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन एंड प्लस चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन एंड फ्री रेडिकल, पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे कोई लोन पेयर भी हो सकता है, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज, उनका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, वो है कोप्लेनारिटी, यानी कि देखो ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट बी कोप्लेनार, यानी कि सभी एटम्स जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व्ड है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। क्यों, वाई, देखो इसका एक रीजन है, वो क्या है ना कि यार अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, उसके लिए हमें एक्चुअली p ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना चाहिए, शुड ओवरलैप, और उसके लिए p ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए, मस्ट बी पैरेलल, टू ओवरलैप, ठीक है, या यहाँ पर, ठीक है, p ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल टू ओवरलैप, इसीलिए एटम्स को, सारे एटम्स को जो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व्ड है उनको एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैं इसको एक प्लेन में लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, राइट, और इनके जो p ऑर्बिटल्स है ये आउट ऑफ अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाई बॉन्ड बना है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना है, ये ओवरलैप करना चाहिए, इनको ओवरलैप करना चाहिए,
वो तभी हो सकता है जब ये दोनों पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए इनको, तभी ये ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। ओह सेकंड, सॉरी सॉरी। तो ये है जो हमने एक प्लेन लिया है और ये कार्बन 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 एक ही प्लेन में अंदर, उसके बाद ये p ऑर्बिटल्स above the plane and below the plane, above the plane and below the plane, above the plane below the plane, ओवरलैप होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। देखो इसके बारे में जो प्लेनारिटी है ना, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस टॉपिक होगा, तब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी इन स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। बाकी आज तो हम सिर्फ कॉन्जुगेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये प्लेनारिटी के ना होने की वजह से वहाँ पर कॉन्जुगेशन होता तो है लेकिन रेजोनेंस रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में जब हम स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस पढ़ेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, इसको। ओके, सो अब हम समझेंगे कॉन्जुगेशन को, ठीक है, जो कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट होता है रेजोनेंस के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेट पोजीशंस पे क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसको हम, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो ये ऐसा बनेगा, CH2 CH CH CH2 और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेशन यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम होगा। अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा हर जगह, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, देन प्लस चार्ज, ठीक है। तो क्या हुआ, अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो हम इसे लिखेंगे पाई सिग्मा प्लस, ठीक है। इसका क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 CH CH2, इसको हम पार्शियल डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर डेल प्लस आएगा और यहाँ पर भी डेल प्लस आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। देखो यहाँ पर देखो, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पर इस एरिया में अगर बात करी जाए तो सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस चार्ज, तो क्या होगा यहाँ पर पाई सिग्मा प्लस। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में बनाता हूँ, जो कि इस तरफ ऐसा होगा, ठीक है। यहीं पे स्टॉप होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन यहीं तक है, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहे तो ये लो, सेकेंड, ये हो गया, ये मैंने बेंजीन ले लिया और यहाँ पर CH2 प्लस, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, राइट। तो इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो वो ऐसा रहेगा, सॉरी, ओके, CH2, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड और हर जगह यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा अगर हम देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH
NH2, और यहाँ पर आप लोन पेयर को देख रहे हो, और ये लोन पेयर यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, तब ये उठ कर के यहाँ चला जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या क्या हो गया, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन। इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो यार ये लो NH2 पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, जब भी यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, और जब ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गई तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसी के वजह से यहाँ पे डेल माइनस भी आएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा राइट। CH2 CHO CH2 CH2 कॉन्जुगेशन सिर्फ यहाँ तक ही है, क्या सिर्फ यहीं तक ही हम पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे डेल माइनस, ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ओके, तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। चौथा देखो, फ्री रेडिकल है यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड है, तो क्या हो गया, ये पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन राइट। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये होगा ये CH2, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, कुछ नहीं। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज राइट, और ये हो गया पाई सिग्मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल राइट। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना चाहूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक एक ओके, बाद में डिसकंटिन्यूएशन है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ही नहीं ना, नेगेटिव चार्ज सिग्मा है फिर सिग्मा है राइट, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, उसके बाद पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, ठीक है, बस इतना ही। इसके बाद पांचवा देखो आप, ठीक है, ये क्या हो सकता है, लोन पेयर सिग्मा एंड प्लस चार्ज राइट, यहाँ पे क्या NH2 CH3 पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या ओके, ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ, ये देखो बोरॉन में देखो, अगर क्या है ना कि बोरॉन में ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर, ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल का केस हो गया, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में भी बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड है राइट, तो ये क्या होगा, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना चाहूँ तो एक सेकंड, हाँ ये रहेगा CH2 राइट। तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बनाने के तरीके क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक है। ओके, सो एक मिस्टेक मैंने यहाँ पर कर दिया है, वो क्या है कि यार देखो कॉन्जुगेशन जो है वो यहीं पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ये हो जाएगा, ठीक है, डॉट 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 पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी सेम, और यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया ओके। और अगर हम यहाँ पर देखें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, तो यहाँ पे प्लस है, पर इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो
यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो डेल प्लस यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और सिमिलरली यहाँ पर डेल प्लस जब यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा पर इलेक्ट्रॉन्स का तो डेल प्लस यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर डाउट आ रहा है कि यार NH2 के ऊपर क्यों डेल प्लस आ रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्यों डेल प्लस आ रहा है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर मैं इसका बनाऊं तो वो ये होगा CH2 CH NH2 और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। क्यों? ये फॉर्मल चार्ज से डिसाइड होता है। फॉर्मल चार्ज जो कि आपने इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा होगा, क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन का? 5 है, राइट, माइनस लोन पेयर, अभी लोन पेयर कुछ नहीं है, इस स्ट्रक्चर में कोई लोन पेयर नहीं है तो 0, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8/2, तो इस हिसाब से यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी वही होता है। यहाँ पर एक्चुअली ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। और जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इसका ड्रॉ कर दूँ तो ये हो जाएगा CHO डबल बॉन्ड प्लस CH2 CH2, ठीक है। और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 हो गए और ये 2 जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मल चार्ज अगर मैं इसका निकाल दूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, माइनस अभी लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, माइनस बॉन्ड कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा ये +1, राइट। 6 - 2 -3, तो 6 - 5, तो +1, तो ये हो गया। और देखो यहाँ पर डॉट है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर मैं इनका रेजोनेंस हाइब्रिड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात करूँ तो यहाँ पर डेल डॉट आएगा, डेल प्लस या डेल माइनस नहीं, डेल डॉट लिख सकते हो, यहाँ पर भी डेल डॉट, राइट। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, रेजोनेंस हो जाएगा तो ये रेजोनेंस यहाँ से होगा तो यहाँ पर माइनस आ सकता है, तो डेल माइनस, यहाँ पर डेल माइनस, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेल डॉट, राइट। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो डेल प्लस आएगा और इसके बाद इसके प्लस भी डेल प्लस आएगा, ठीक है। अभी हमने देखा ना फॉर्मल चार्ज इसी के बेस पे। और यहाँ पर डेल माइनस आएगा, फॉर्मल चार्ज अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेल माइनस आएगा। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूँ BH2, यहाँ पे ये अगर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर तो क्या होगा, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 के ऊपर प्लस आएगा। फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर निकाल लूँ तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3, राइट, माइनस लोन पेयर्स कितने, अभी कोई लोन पेयर्स नहीं है, राइट, 0, माइनस बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाए हैं, इसने बनाए हैं 4, जो कि 8/2, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 8 है डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हुआ 3 - 4 जो कि -1 होता है, राइट। तो यहाँ पर माइनस आएगा, सो यहाँ पर डेल प्लस और यहाँ पर डेल माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब हम रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रूल्स देखेंगे, क्या रूल्स है। देखो कुछ रूल्स तो आपको पहले से ही पता है एक्चुअली, ओके। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो एग्जांपल्स हमने लिए थे जब रेजोनेंस को मैं डिस्कस कर रहा था, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो पहला रूल यहीं पे दिख रहा है यहाँ पे, कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखता हूँ तो नेट चार्ज क्या है, यहाँ पे नेट चार्ज, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर नेट चार्ज कितना है, +1, और इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर नेट चार्ज देखेंगे तो भी ये +1 है, राइट। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो यहाँ पर
नेट चार्ज कितना है, -1, राइट। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर देखता हूँ तो नेट चार्ज -1, राइट। उसके बाद अगर हम एक सेकेंड, अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, राइट। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर देखते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो क्या समझ में आता है, ये जो नेट चार्ज है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, देखो दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेट चार्ज सेम रहेगा, नेट चार्ज यहाँ पर सेम रहेगा और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, ठीक है। ये 2 रूल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अभी लिख लेता हूँ इसके ऊपर, सेकेंड। तो पहला रूल क्या है, ओके, ईच resonating structures must have same net charge, ठीक है। अगर दूसरा रूल देखा जाए तो each resonating structures must have same number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे एग्जाम्पल्स में तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो रहा है लेकिन एटम्स का नहीं हो रहा है ना। सो तीसरा रूल हो जाएगा रेजोनेंस involves movement of electrons, not atoms। जैसे मान लो यहाँ पर है CH3 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो H। अगर मैं इसको लिखता हूँ CH2 ओके CH3 CH डबल बॉन्ड COH H, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। हाइड्रोजन एक यहाँ से यहाँ चला गया, राइट। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअली इसे टॉटोमरिज्म कहते हैं, राइट। सो फोर्थ रूल क्या होगा, ठीक है। फोर्थ रूल ये होगा कि each resonating structure must be a valid structure, यानी कि we can never violate maximum valency of an element, ओके। कभी भी हम मैक्सिमम वैलेंसी को एक्सीड नहीं कर सकते। जैसे कि कार्बन का कितना है, 4 है, नाइट्रोजन का कितना है, 4 है, राइट। ऑक्सीजन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 होता है, ठीक है, मैक्सिमम। फ्लोरीन का 2 होता है मैक्सिमम। लेकिन ये जो रूल है वो ये जो वेरिएबल वैलेंसीज एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि देखो वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट्स लाइक सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इनके क्या होते हैं कि वेरिएबल वैलेंसीज होते हैं। जैसे कि सल्फर का अगर देखा जाए 2 होता है, कभी कभी 4 होता है, कभी 6 होता है। फॉस्फोरस का अगर देखा जाए तो कभी 3 होता है, कभी 5 होता है, राइट। तो वेरिएबल वैलेंसीज एलिमेंट्स के लिए ये अप्लाई नहीं होता है, मतलब इनका मैक्सिमम तो 6 होता है, ठीक है, 6 और 5 समथिंग। तो बस ये रूल्स है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है।